So very good evening. I'm Prince. I'll be taking geography subject for UPSC and CGPSC. मैं भूगोल का जो विषय है वो मैं लूँगा। मेरा नाम प्रिंस है और बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। जो लोगों ने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ अपना नाम बताइए और आप कौन से कोर्स में इनरोल करना चाह रहे हो, यूपीएससी या सीजीपीएससी या किए हो। थर्ड, आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश है कि हिंदी है, ठीक है ना। 3 थिंग्स आई वांटेड यू टू टेल मी। तो प्रतिमा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज टेल मी। हेलो सर, मैं प्रतिमा झा और मैं सीजीपीएससी के लिए चाहती हूँ। इंग्लिश मोड रहेगा मेरा। ओके, इंग्लिश मीडियम है आपका? यस सर। ओके, और कहाँ पे रहते हो? मैं यही रायपुर से हूँ, गुड़ियारी। रायपुर से। ओके, तो आप तो ऑफलाइन क्लास में आ सकते थे। हाँ सर, बस मतलब टाइमिंग्स का ना थोड़ा इशू है। 8 बजे का है, मतलब सब जगह का तो सेम ही रहता है, फिर भी राजेंद्र नगर बहुत दूर हो जाता है। कभी पापा हैं कभी नहीं रहते हैं, तो आने जाने का दिक्कत हो जाएगा करके। और 1-2 डेमो क्लासेस भी मैं देखना चाहती थी बिफोर ज्वाइनिंग, इसीलिए मैंने आज का ऐसा डेमो लिया है। ओके, थैंक्स। कुलदीप। जी सर। हाँ हाँ सर, मैं हेलो हाँ हाँ, बताइए कुलदीप। सर, मैं सीजीपीएससी के लिए वो कोर्स अटेंड हिंदी मीडियम में लेना चाह रहा हूँ सर। अभी तो मैं ड्यूटी में हूँ सर, ज़्यादा कुछ बात तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ, जी, मंत्रालय में जॉब करता हूँ सर, और ड्यूटी करते हुए पार्ट टाइम जॉब वैसे करके उसमें किया हूँ सर। ठीक है। ओके, हिंदी मीडियम होगा ना आपका? जी सर, हिंदी मीडियम सर। ओके, कंचन। जी सर। मैं हाँ, सीजीपीएससी का कोर्स लेना चाहता हूँ हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से। आप तो प्रीवियस क्लास में अटेंड किए थे क्या मेरा? मुझे दिया था। हाँ, किया था। अच्छा, ओके, क्या नाम है आपका? अभिमन्यु गुप्ता। अभिमन्यु। ओके, ठीक है। संजू। संजू, आई थिंक आप भी प्रीवियस क्लास में आए थे ना? यस संजू। संजू। हेलो। हाँ संजू। जी सर। हाँ, आपका सीजीपीएससी है, यूपीएससी है, हिंदी है, इंग्लिश है? मेरा सीजीपीएस है हिंदी मीडियम से, ओके फाइन। और ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हिंदी साहित्य होगा। अच्छा ठीक है। तो सर मेरे राहुल। को नोट्स वगैरह तो आपके यहाँ से अवेलेबल है क्या, नोट्स? हाँ, नोट्स मिल जाएगा, अभी तो क्लास के लिए हो आप, तो क्लास अटेंड कर लो। यस। सर आपके पास से मिल जाएगा नोट्स? हाँ हाँ, मिल जाएगा। नोट्स के लिए अपन बात करते हैं ना, ठीक है ना, थोड़ी देर में बात करते हैं नोट्स के अच्छा लिए। ठीक है। हम्म। हाँ। विशाल। विशाल मीन्स। हेलो। जी यस सर। यस, आपका यूपीएससी है कि सीजीपीएससी है? यूपीएससी सर। यूपीएससी। इंग्लिश है कि जी हिंदी मीडियम है? हिंदी है सर। हिंदी मीडियम है। ओके जी। ठीक है। आपका नाम विशाल है? जी यस सर। ओके ठीक है। तो हाँ। ठीक है। तो ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास में जी मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, है ना। जब भी क्वेश्चन करना होगा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। आई थिंक आप लोग सारे लोग हिंदी मीडियम के हो ना अभी तक, कि कोई इंग्लिश मीडियम का भी है? एनीवन इंग्लिश मीडियम के कोई है?
अच्छा, प्रतिमा झा, यस यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, फाइन, ठीक है। तो देखो, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विसेज, ये एग्जामिनेशन होता है, इसमें 5 पिलर है, 5 इसके स्तंभ है, 5 सब्जेक्ट्स जो हैं इसके पिलर हैं। पहला सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं। दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है पॉलिटी। कोई बता सकता है पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म, राजनीति। यस। सो दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स, ये 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए स्तंभ का काम करेंगे, पिलर का काम करेंगे। ये पांचों सब्जेक्ट्स का में जिसका कमांड अच्छे से आ गया, उसका ये मान के चलो कि 50% जो कट ऑफ होता है, 50% कट ऑफ मतलब क्या होता है? जैसे 200 नंबर अगर पेपर है, तो 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर आपके ये 5 सब्जेक्ट्स में से आ जाते हैं। बाकी के लिए स्ट्रगल है। जैसे स्टेट पीएससी में छत्तीसगढ़ जीके को देखना होगा, वैसे अब छत्तीसगढ़ जीके का वेटेज कम होता जाएगा और इस साल तो और भी कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी के जो एक मेंबर है वो आ गए हैं छत्तीसगढ़ पीएससी को रिफॉर्म करने के लिए। और लाइक एमपी, लाइक उड़ीसा, उड़ीसा के जैसे एमपी के जैसा सारा स्टेट पीएससी को यूपीएससी की तर्ज पे करना है इनको, ठीक है ना। तो इन एनी केस इंडिया का जीके इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का जो सामान्य अध्ययन है, जो जनरल नॉलेज है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंडिया अभी जिस दौर से चल रहा है उसमें देखा जाए तो ये जो सारे स्टेट हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टेट में या तो सेंट्रल की गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल वाली गवर्नमेंट चल रही है, या तो वो जो कि इनडायरेक्ट सपोर्टर है या डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट चल रही है। तो सारे जगह के जो पीएससी हैं वो यूनिफाइड फॉर्म में, एक ही काइंड ऑफ सिलेबस के फॉर्म में सारे जगह का सेम सिलेबस होने वाला है। यही इसका डेस्टिनी है, यही इसका नियति है। तो इसलिए क्या है, इंडिया का जीके या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर टारगेट कर रहे हो तो दिस 5 सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पूरे एग्जाम में की जर्नी में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है वो इस पूरे एग्जाम की जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जब स्टडी करना चाहते हैं, चालू करते हैं इस एग्जाम को, तो वो भटके हुए रहते हैं कि मैं इसको पढूं, कितना क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसमें कितना डिटेल में जाऊं, कौन सी बुक पढूं। तो मतलब क्या है, ये जो जो बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सी बुक पढूं, कहाँ से पढूं, कितना पढूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो बेसिक क्वेश्चन है, जिसने इस चीज को रिजॉल्व कर लिया, ट्रस्ट में उसका आधी मेहनत खत्म हो जाती है, मतलब आधी मेहनत कम हो जाती है। क्या क्या 5 क्वेश्चन है ना, कि पहला कहाँ से पढूं, कितना पढूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसका आंसर लिखना है, और
प्री और मेंस के हिसाब से सेम टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, है ना। प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है, तो सेम टॉपिक को प्री एंड मेंस के हिसाब से कैसे अलग पढ़ा जाए। तो ये जो 5 बेसिक क्वेश्चन है, इसी बेसिक क्वेश्चन के लिए हम लोग हैं। ये सब्जेक्ट्स को आप लोग जब पढ़ने जाते हो तो वो स्कूल वाला अप्रोच अपनाते हो, है ना। जैसे ज्योग्राफी में जब हम लोग उस समय पढ़े थे तो स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर भारत है तो इंडिया का कैपिटल क्या है, सारे स्टेट का पोजीशन क्या है, कौन से राज्य कहाँ पे है, उसका बॉर्डर कहाँ कहाँ टच करता है, उसके कैपिटल क्या है, ये सारा बेसिक क्वेश्चन हम लोग रटना चालू कर देते हैं। जबकि एज सच देखा जाए ना, अपना आपकी रटने की कैपेसिटी कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं पूछने वाला, है ना। कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपकी समझने की कैपेसिटी पूछने वाला है, और ये समझने के लिए ही मेंस के एग्जामिनेशन को रखा गया है। क्योंकि क्या है, प्रीलिम्स में तो बहुत इजी है कि टिक कर दिया, है ना, कि ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, आपने टिक कर दिया। मेंस परीक्षा में, मेंस के जो एग्जाम है उसमें जब लिखते हो, तो जब आपका आंसर आप लिखते हो आंसर शीट में, वो आपके ब्रेन का मैपिंग होता है। ब्रेन का मैपिंग कैसे होता है, वो आपकी सोच दिखाता है वो आंसर को, है ना। और वो चेक करने वाला जो है ना, वो उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो जज कर रहा है, एज वेल एज आपकी सोच को भी जज कर रहा है। इसलिए ना, बी वेरी मच केयरफुल जब किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, टेल योर ओपिनियन, अपना मत बताओ। इसमें मत बताओ मतलब मत बताओ वाला नहीं, अपना सुझाव दे, है ना, टेल योर ओपिनियन। तो जब ये प्रश्न लिखा रहता है ना, तो ट्रस्ट में ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है। क्योंकि जब योर ओपिनियन मतलब आपका ओपिनियन बायस्ड हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है नॉलेज प्रॉपर ना हो, वो चीजें डाल रहे हो आप। तो जब ऐसा पूछा जाता है ना, तो वो ओपन एंडेड होता है। इसलिए निबंध में ना, एक निबंध या एक ऐसे जो होता है ना, वो ओपन एंडेड होता है। वो आपके पूरे थॉट्स को समझने के लिए होता है, वो रादर देन उसको सब्जेक्ट नहीं समझना, उसको आपका थॉट प्रोसेस समझना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, या तो इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जाती है, वो जो दिखती है वो ऐसी रहती नहीं है। उसके पीछे उनको कुछ और समझना होता है आपसे, और वो क्या है, वो आपके पीछे आपके अंदर में एसपी या डीएसपी की पर्सनालिटी खोज रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना। वो आपके अंदर में सिर्फ यही खोज रहे हैं, एसपी एंड डीएसपी की पर्सनालिटी। अब एसपी या डीएसपी या आईएएस, डीसी, कलेक्टर जो बोल रहे हैं हम लोग, इसके लिए आपको आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो पर्सनालिटी सिंपल तरीके से, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, जो चीजों से आप डील करने वाले हो। कैसे, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम बन के बैठे हो, है ना, तो आपको जब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपदाएं आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको तो रिजॉल्व करना ही है आपको। और रिजॉल्व तभी करोगे ना जब उस प्रॉब्लम को समझोगे। जैसे पेंडेमिक आया था, महामारी, है ना, एपिडेमिक कभी यूज करते हैं, कभी पेंडेमिक यूज करते हैं, है ना। तो ये जो महामारी फैली थी पूरे अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस सारे जगह पे फैली थी, तो वेदर आई एम टेक्निकल स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट, वो मैटर नहीं करता कि जब मैं मैनेज करने जा रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता मुझे वायरस के बारे में नहीं पता है ना। चाहे मैं साइंस का हूं, चाहे मैं आर्ट्स का हूं, मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि इस वायरस के बारे में मुझे नहीं पता, वो हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा। नो, देयर इज नो ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप इग्नोर कर दिए तो यहाँ पे 1000 लोग मर जाएंगे, ठीक है ना। तो साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंस होने वाला है फ्यूचर में। जैसे क्या है, देखते देखते हम लोग ने क्या देखा कि पहले क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इससे ज्यादा पूछा जाता था। अब धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, इकोनॉमिक्स जो चेंजेस हो रहा है, साइंस जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि इसी सब चीजों से तो आप डील करने वाले हो। जो पुलिस ऑफिसर बना, डीएसपी बना, एसपी बना, अब उसको साइबर क्राइम के सेल में डाल दिया गया, है ना, साइबर क्राइम वाले में डाल दिया गया। अब आपको पता ही नहीं है ना, ये वायरस क्या होता है, ये वॉर्म्स क्या होते हैं, ये DDoS क्या होता है, बहुत टाइप की चीजें होती है। मतलब जो देखा होगा कि फिशिंग अटैक हुआ, स्पैम आया, ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में हमको अगर नॉलेज नहीं है तो हम मैनेज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, वो है नॉलेज, ज्ञान। इसलिए अगर मैं इंटरव्यूअर हूं
अगर मैं आपके पैनल में बैठा हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो सबसे पहले तो मुझे नॉलेज चेक करना है, और उसके लिए मैंने आपके साथ क्या किया, उसके लिए मैंने आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देने बोला। तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने से मुझे समझ आ गया हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है इसको। मेंस का देने बोला मैंने, मेंस के देने से आपको मुझे क्या समझ आया, हाँ आपके पास एनालिटिकल पावर भी है, आप सोच सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, तार्किक क्षमता, लॉजिकल कैपेबिलिटी है, ये सारा चीज आपके में है। मैथ्स क्यों रखा गया? क्योंकि नाउ इट इज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बिजनेस हो, इट इज ऑल अबाउट मैथ्स। आंकड़े, डाटा के ऊपर ही काम करता है। जैसे कल परसों के पेपर में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही सारा योजनाएं बनाई हैं, जितने स्कीम्स हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन द सेंसस ऑफ 2011, 2011 के सेंसस में। अभी कितना आ चुका है? 2024। तो 14 इयर्स में कितने सारे चेंजेस आ चुके होंगे, isn't it? तो ये 14 इयर्स में जो डेटा पे आप काम कर रहे हो, एक्चुअल में दैट डेटा डजंट एग्जिस्ट। इट मे हैपन कि वो डबल हो गया या आधा हो गया। जैसे क्या है, हम लोग बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, उस पे हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हर एक जो बोलना चाहिए कि लाइफ बर्थ होता है उसमें कितनी मदर की डेथ होती है, कितनी माताएं की मृत्यु हो जाती है ना। किसी भी कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना, मातृत्व मृत्यु दर जो होता है ना, उस देश का विकास को दिखाता है, उस कंट्री का हेल्थ फैसिलिटी को दिखाता है। तो अगर मेरे पास वो डेटा नहीं है तो मैं कैसे काम करूं? कहाँ पे मुझे हॉस्पिटल लगाने हैं, कहाँ पे आंगनवाड़ी लगाना है, कहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लगाना है? तो ये इस चीज का नॉलेज के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे डेटा चाहिए। इसलिए ना सीसेट या एप्टीट्यूड जो बोला है, या मैथ्स का मेंटल एबिलिटी बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता जा रहा है। तो 3 थिंग्स जैसे मैंने बोला था इधर पे, पहला तो साइंस, सेकंड है एनवायरनमेंट, थर्ड है इकोनॉमिक्स। ये 3 चीज जो है बहुत तेजी से चेंज भी हो रहा है, और इसी पे ही फ्यूचर का गवर्नेंस हो या बिजनेस हो। आजकल बिजनेस प्लस गवर्नेंस दोनों एक ही जैसा चल रहा है। यू माइट बी नोइंग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो चीज है। तो क्या है कि ये जो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। अगर अच्छा गवर्नेंस करना है तो आपके पास अच्छा डेटा होना चाहिए, अच्छा बिजनेस करना है तो अच्छा डेटा होना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। क्या, तो मैंने बोला कि अगर आप डिसीजन लेने वाले हो तो पहला चीज क्या है, नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के लिए हम लोग ये सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। सेकंड तो एक्सपीरियंस चाहिए, थॉट में मैच्योरिटी चाहिए, वो सारा चीज तो चलता रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़े। अब मैंने बोला कि क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास बहुत सारा आता है कि कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, और ये सब्जेक्ट पढ़ने का पर्पस भी क्या है। तो पहले देखते हैं, जैसे ये ज्योग्राफी है, इसको पढ़ा कहाँ से जाए? तो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा वहां से जाता है जहां पे आपने छोड़ा था, है ना, जहां पे आपने छोड़ा था वहीं से आपको सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करना है। जैसे क्या है, आपने क्लास 11, 12 या 10th में जहां पे भी भूगोल पढ़ा था, ज्योग्राफी को पढ़ा था, हो सकता है उस समय आपको जो नॉलेज आपने गेन किया वो सिंपली वो साल का एग्जाम को क्लियर करने के हिसाब से किया। हम लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी में भी यही पैटर्न अपनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमको बस एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से करते हैं। इसलिए लोग ना 8-8, 10-10 साल से तैयारी करते रहते हैं और अल्टीमेटली क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीजन है दैट पर्सन हैज नॉट अंडरस्टूड द सोल ऑफ ज्योग्राफी, है ना। ये भूगोल की आत्मा को नहीं समझ पाते, वो बस जानने की कोशिश करते, समझने की कोशिश नहीं करते। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, है ना। नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में डिफरेंस है, ज्ञान और समझ में डिफरेंस है। आपको किसी चीज का ज्ञान है, इट डजंट मीन समझ है, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्राइम इंपॉर्टेंस है वो है नॉलेज लेना और उसका अंडरस्टैंडिंग करना, कॉम्प्रिहेंशन करना। इसलिए ना आपके सिलेबस में एक चीज लिखा है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने देखा होगा तो इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना पड़ेगा? तो ज्योग्राफी में जैसे जो चीजें पढ़नी होंगी वो है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी ज्योग्राफी में। वो भी कौन सी? क्लास 11 की, 11वीं की 2 बुक होती है, ये दोनों बुक को पढ़नी होगी। एक वर्ल्ड का है और एक इंडिया का है। तो एनसीईआरटी का क्लास 11 की बुक पढ़नी होगी आपको ज्योग्राफी के लिए, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी। ये अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए, ट्रस्ट मी, आपका ज्योग्राफी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसी से कवर हो जाता है।
इतना इंपॉर्टेंट है, इट इज द बाइबल फॉर ज्योग्राफी। क्लास 11 का 2 बुक एनसीईआरटी के। कहाँ मिलेगी एनसीईआरटी की बुक? एनसीईआरटी बुक्स करके सर्च करो, टाइप पहला लाइन पे दिखाएगा, वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा, क्लास 11 टिक करो, डाउनलोड कर लो। इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों का ऑप्शन होता है। आप इंग्लिश टिक करोगे तो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी करोगे तो हिंदी में मिलेगा। तो ज्योग्राफी को उसी तरीके से उस बुक से पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है? देखो, जब भी कितना पढ़ना है क्वेश्चन आता है ना, तो 2 चीजें रिफर करनी चाहिए। पहला चीज है सिलेबस, और दूसरा है क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र। सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर के बगैर कोई भी सब्जेक्ट कभी भी स्टार्ट नहीं करना, है ना। पुराने प्रश्न पत्र कहाँ मिलेंगे? अरे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। यूपीएससी का तो यूपीएससी के साइट में ही मिल जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, या तो आप नेट पे सर्च करोगे। हमारे यहाँ भी जो ज्वाइन करते हैं हम लोग, उनको लिंक दे देते हैं, वहां से वो डाउनलोड कर लो। तो क्या है, क्वेश्चन पेपर आप वहां से उठा लो, सिलेबस आपको मिल जाएगा, सिलेबस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, वहां से भी मिल जाएगा। सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, ये दोनों चीज को पहले पकड़ो, तभी कोई सब्जेक्ट को पहले पकड़ो, तभी पकड़ो। और हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस को देखोगे तो कुछ तो समझ आएगा कि हाँ क्या क्या चीजें टॉपिक में है। तो क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, तो आप जैसे पहला रीडिंग किए तो एक जैसे कोई नया आदमी को देखते हैं तो एलियन जैसा दिखता है, बाद में धीरे धीरे जानने लगते हो तो उसके बाद आप उसके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। जैसे आप क्लास में जब आओगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स धीरे धीरे करके बनते जाते हैं। सेम चीज है, क्वेश्चन पेपर को पहला रीडिंग देखते हो तो आपको एलियन जैसा दिखता है, और इसके बाद धीरे धीरे समझ आता जाता है, अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ऐसा है। और जितना सोच में हमारा ना कोई चीज टफ रहती है ना, रियलिटी में हार्डली उसका 10% ही टफ रहती है, वो सोच में ही ज्यादा रहती है मोस्टली, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का एक तरीका मैंने बताया, कौन सा? पहला एनसीईआरटी का क्लास 11। दूसरा तरीका जो है उसको पढ़ने का है, वो है मैप। भारत का, इंडिया का एक मैप, वो भी फिजिकल वाला, भौतिक वाला, वो वाला मैप आपको रखना है अपने पास में। रखना है मतलब जहां पे आप पढ़ते हो उसके वॉल में टांगना है, और सिर्फ टांगना नहीं है, उसको देखना भी है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ट्रस्ट में, है ना। कई कई लोग जो देखना सोशल मीडिया वगैरह में डालते हैं कि एक स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मोस्टली वो लोग कुछ पढ़ते नहीं उसमें से। तो एक जो फिजिकल ज्योग्राफी की का एक मैप बड़ा साइज का, है ना, जितना आप अफोर्ड कर सको, वो मैप आपके बगल में होना चाहिए, है ना। राइट साइड में, अगर राइटी लोग हो तो राइट साइड में होना चाहिए एटलीस्ट। तो क्या है, आप उसको इमीडिएटली रेफर कर सकते हो कुछ भी चीज को, क्योंकि क्या होता है, लोकेशन एक दिन में याद नहीं होते, है ना, वो धीरे धीरे करके याद होता है। लोकेशन, हिल का पोजीशन, माउंटेन कहाँ पे है, नदियां कहाँ पे है, ये सारा जो है, ऐसा नहीं कि आज ही पढ़े और आज ही पूरा याद हो गया, नहीं होता, ये टाइम लेता है। इसलिए क्या है, मैप धीरे धीरे करके आपको बिल्डअप कराता है। और करना क्या है, कुछ नहीं, मॉर्निंग में जब ब्रश करते हो तो पेंसिल लो, और ब्रश करते करते ना 2-3 प्लेसेस को मार्क कर दो, जो प्लेस को आप जानते हो उसको मार्क कर दो। अगले दिन उस जो मार्क्ड पेंसिल वाला जो एरिया है उसको देखो, है ना, उसको रिवाइज करो, और 2-3 प्लेसेस को और मार्क करो। फिर अगले दिन सेम चीज, जो पास्ट में आपने देखा था उसको आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे था, और उसके बाद और कोई नया 3-4 प्लेसेस को और मार्क करो। इस तरीके से अगर आप रोज करते हो तो 10 दिन में, मतलब 10 दिन में आपके पास 40 मार्क्स हो जाएंगे, 40 प्लेसेस के बारे में पता चल जाएंगे, और 100 दिन में 400, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके पास डेटा डेवलप हो रहा है। जीके डेवलप करता है, ध्यान रखना, डेवलप करता है, विकास होता है, एक दिन में नहीं होता। तो इसलिए ये एग्जाम ऐसा है जिसमें समय लगता है ना, टाइम टेकिंग है ना। बट एक बार आप बिल्डअप करना चालू करते हो तो इसके बाद ना वो एक प्रकार से बुमरैंग जैसा होता है ना, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा चलने लग जाता है। आपके पास बस बेस बनाने में टाइम लगता है ना। बेस बनाने में आपने कभी रोड बनते हुए देखा होगा तो पहले बहुत उबड़ खाबड़ रहता है, जो बड़े बड़े बोल्डर डालते हैं, ये करते हैं। इसका जब एक बार रोड बन जाती है उसके ऊपर बस लेयर डालना रहता है। आपको वही लेवल पे जाना है, 6 मंथ्स में आपका वो लेवल आ जाता है, 6 महीने में, पर वो लगे रहने से आता है, ठीक है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो भूगोल के लिए है, वो है मैप। पढ़ना कैसा है, वही मैप का बताया। दूसरा एक है, आपको कोई ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस, स्टूडेंट एटलस वाला, सॉरी,
है ना। स्टूडेंट एटलस वाला आपको वो एटलस को ले लेना है, खरीद लेना है, इंग्लिश एंड हिंदी, जिसका इंग्लिश है इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, उसको खरीद लेना। इसमें बहुत सारे डेटा रहते हैं, जैसे कि ना राइस कहाँ कहाँ पे होता है, धान कहाँ कहाँ पे होता है, व्हीट कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगर रोज भी एक एक मैप को रिफर करोगे ना कि ये राइस है यहाँ यहाँ स्टेट में होता है सपोज, तो आप इमेजिन करो उसको कि ना मुझे भूख लगी है, भात खाना है, चावल खाना है, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊं करके। तो आप देखो कि कहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे जगह पे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दिखेगा। तो आप वही इमेजिन करो कि मैं वहां पे खाया, फिर सब इसके बाद यहाँ पे खाया, वहां पे खाया। सिंपली मतलब वियर्ड काइंड ऑफ इमेजिनेशन करो, जितना उल्टा सीधा इमेजिनेशन करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। बस तो इस तरीके से क्या है, नॉट ओनली राइस, है ना, राइस, व्हीट, सारा चीज। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेजर जो स्टेपल फूड होते हैं ना, जैसे राइस, व्हीट, दाल, पल्सेस, ये सब नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा ना ऑफ शूट वाला पूछा जाता है, जैसे टोबैको हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब चीजें ज्यादा पूछा जाता है। और स्टेट पीएससी में डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। तो आपका देखो देखो ये दो बुक जो कि बच्चों वाली बुक है ना, क्लास 11 के हिसाब से बच्चों वाली बुक है, और दूसरी जो है मैप है, और तीसरा है आपका एटलस है। ये तीन से आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। हम लोग को लगता है कि वो बंदा बुक पढ़ रहा है, उसके लिए सीजीपीएससी या यूपीएससी लिखा है, वो बुक पढ़ रहा है और उसका प्रिपरेशन हो रहा है। यार जो चीज आपने पढ़ा है ना, उसको ना स्टोर करने में के बस हैबिट डालो, आप देखो कि आप बहुत डेवलप कर जाओगे। स्टोर करने का मतलब समझो ना, उसको रिटेन करने का हैबिट डाल लो, मुझे बस किसी तरीके से याद हो जाए। अगर आप उस तरीके से आप हैबिट डाल लोगे ना, ट्रस्ट में आप आगे बहुत ज्यादा बढ़ते जाओगे। बस ये है, आप अपना लेवल जो है अगले साल के लेवल से बढ़ाते जाओ। जैसे आज मेरा जो लेवल था, उसका अगले दिन का जो लेवल है उससे मेरा एक लेवल बढ़ जाना चाहिए। तो इन द मॉर्निंग आई शुड बी हैविंग, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे मॉर्निंग में मेरे पास टारगेट होना चाहिए कि आज दिन भर में मैं ये करूंगा। नाइट में सोने से पहले मैं बस ऑब्जर्व करूंगा, जो मैंने टारगेट रखा था वो फुलफिल हुआ तो मेरे को बहुत चैन की नींद आने वाली है। नाइट में सोने से पहले एक चीज और करना है, अगले दिन का मॉर्निंग का फिर से टारगेट डिसाइड कर लेना है कि मैं कल ये पढ़ूंगा करके। आप देखना सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हो जाएगा। आप ना जैसे बहुत रैंडमली ब्राउज करते रहते हो, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब, ये सारा चीज करते रहते हो। अगर आप ना ये उसको सबको हटा के सिंपल चीज करो, है ना, क्या करना है आपको, वो बुक उठाना है क्लास 11 की, वो बुक उठा के एक एक चैप्टर, दो चैप्टर जो भी आपने टारगेट बनाया आज का, वो करते जाना है। और वो करने के बाद उसको अगले दिन फिर से रिवाइज करना है। ट्रस्ट में आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट देने वाला है, रादर देन कहीं का भी कोई भी बुक, कोई भी एग्जाम का कोई भी चीज हो, वो सबसे अच्छा बेनिफिट ये देगा। और एट लास्ट ये सब होने के बाद एक एमसीक्यू बुक उठाना है। अरिहंत की बुक आती है हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, तो जैसे या तो पूरे सब्जेक्ट का भी 14,000 एमसीक्यू वाली बुक आती है, उसको उठा लो, है ना, उसमें से टॉपिक वाइज जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक का एमसीक्यू करते जाओ। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर तैयारी हो रही है ना। जैसे क्या होता है, कुछ लोग ना बहुत अमीर होके भी डिससेटिस्फाइड होते हैं, और कुछ लोग गरीब होके भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, थोड़ा बहुत कहीं संतोषी टाइप का होता है। तो आप ना वो गरीब वाला फीलिंग रखो। कैसे कि आज मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, मेरे पास एनसीईआरटी की 70 रुपए की बुक है और 100 रुपए की एक और बुक है, दो बुक है, फिर एटलस है जो 150 रुपए की है, और एक मैप है जो कि 100 से 150 रुपए का है। मेरा 500 रुपए मेरा लगा है ज्योग्राफी के लिए, और उसको मैं पढ़ना चालू कर दिया। इफ यू कैन अफोर्ड तो डेफिनेटली आपको क्लासेस में आना चाहिए, और क्लासेस में आके उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, हर एक टॉपिक को भी पढ़ने का तरीका होता है, वो पढ़ना है। और उसके बाद आप क्लासेस करो, क्लासेस करने के बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन आएगा। तो मैंने एक दिन जीत लिया ना, तो मैं हर दिन जीतता जाऊंगा, है ना, हर दिन जीतता जाऊंगा। तो ये तो हुआ भूगोल का अप्रोच, ज्योग्राफी का अप्रोच। अब मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री का अप्रोच। बिफोर गोइंग टू हिस्ट्री, अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछो, यहाँ तक के लिए नहीं है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। अभी तक हम लोगों ने देखा भूगोल को कैसे अप्रोच करना था, 3 तरीका बताया था। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी की क्लास 11 की 2 बुक, सिंपल, इट इज द बाइबल, इट इज द रामायण, इट इज गीता, व्हाटएवर यू कैन से, पर क्लास 11 की ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज बताया था मैंने, ये इंडिया का फिजिकल मैप, और थर्ड चीज एटलस। ऐसी सिंप्लीफाइड तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री के लिए। तो ये जो हिस्ट्री है, इसके 3 पार्ट हैं, आप जानते हो, है ना। एक होता है एंशियंट,
प्राचीन भारत बोलते हैं, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा है मिडिवल इंडिया, जिसको मध्यकालीन भारत बोल रहे हैं। और तीसरा है मॉडर्न, आधुनिक भारत। ठीक है ना। तो 3 पार्ट है इसका। हिस्ट्री का 3 पार्ट हुआ, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 पार्ट है। कोई भी एस्पिरेंट जो चालू करता है, कोई भी अभ्यर्थी जो है, जो स्टार्ट करता है इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, तो नॉर्मली वो ना सीधा 1857 की लड़ाई से चालू कर देता है और उसके बाद 1947 तक जाता है नॉर्मली, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है हम लोग को। गांधी जी वाला टाइम, तिलक वाला टाइम, है ना। तो ये वाला जो टाइम है 1857 टू 1947 हम लोग नॉर्मली वहां से स्टार्ट करते हैं। या तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस वैली से, है ना। इंडस वैली वाला जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा वाला, है ना, ये वाले से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा तरीका सही है? एक्चुअली हिस्ट्री के साथ ऐसा है कि कोई भी तरीका आप अपनाओ, है ना, आपको ना सीक्वेंस भूल जाते हो, है ना। सीक्वेंस ऐसा होता है कि सीक्वेंस याद नहीं रहता। आप हिस्ट्री को आप स्टोरी जैसे पढ़ते हो और ऐसा होता है कि क्वेश्चन जहां से आता है वहां से अपने को बनता नहीं, जबकि पढ़ा है सब सारा चीज है, समझा सारा चीज है, पर ऐसा होता है कि हम लोग जब हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना तो वो बनता नहीं है। हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही है। जब पढ़ते वक्त आसान लगता है, अटेम्प्ट करते वक्त बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो स्टार्ट कैसे किया जाए? वैसे आई विल सजेस्ट कि एंशियंट से स्टार्ट करना चाहिए, प्राचीन भारत से स्टार्ट करना चाहिए। तो एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत कहाँ से स्टार्ट करना है? तो जैसे मैंने बोला, मुझे वहां पे स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ पे मैंने खत्म किया था। तो जैसे आप जो भी स्टेट बोर्ड के हो, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड के हो सकते हैं, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड से हो, उसमें भी हिस्ट्री पढ़ाया गया आप लोग को। स्टेट बोर्ड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एससीईआरटी की बुक बोला जाता है उसको, है ना, और एनसीईआरटी जो नेशनल लेवल का है। तो जो स्टेट के एजुकेशन बोर्ड की जो बुक्स होती है ना, वो भी नेट पे फ्रीली अवेलेबल होती है, डाउनलोड किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। अगर आपने अभी अभी क्लास 12 पास आउट किया है, तो अगर आप जिस बोर्ड से पढ़े हो ना, उसी बोर्ड की बुक को पहले उठाओ। तो क्या है, एनसीईआरटी में क्या किया है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अवर पास्ट 1, अवर पास्ट 2, अवर पास्ट 3। हमारा अतीत 1, हमारा अतीत 2, हमारा अतीत 3। और उस हिस्ट्री को ना एपिसोड के फॉर्म में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को बस डाल दिया है, कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया है, बस आपका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए आपको डाल दिया गया है। क्या वो पागल थे जो कि पहले था अलग से? अगर पुराना एनसीईआरटी देखा जाए तो पहले पूरा आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग बुक थी, मिडिवल की अलग बुक थी, एंशिएंट की अलग बुक थी। और अभी देखा जाए अवर पास्ट 1, 2, 3, उसमें कंटेंट ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसको ग्लिम्स बता के छोड़ दिया। तो वो क्यों ऐसा किए? क्योंकि इससे पहले जब भी कोई हिस्ट्री पढ़ाया जाता था स्कूल में, तो मोस्टली जो स्टूडेंट है ना, उसको रटने के चक्कर में कभी नहीं समझ पाते थे, फील नहीं कर पाते थे हिस्ट्री को। तो एनसीईआरटी ने स्टेप उठाया कि यार उसको पूरा मतलब पूरा उसको हटाना पड़ेगा, रादर देन मुझे स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा पैदा करनी है, क्यूरियोसिटी पैदा करना है। तो अवर पास्ट 1, अवर पास्ट 2, अवर पास्ट 3 करके 3 पार्ट में बना दिया, हमारा अतीत 1, 2, 3। बट स्टेट के बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। स्टेट के बोर्ड ने वो सीक्वेंस फॉलो किया कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का अलग अलग सीक्वेंस फॉलो किया। नॉर्मली हम लोग हमेशा पूछते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें। एक चीज बताओ, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री को एनसीईआरटी की जगह स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री से पढ़ लिया, तो क्या हिस्ट्री चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। हिस्ट्री तो चेंज नहीं होने वाला। अब क्या स्टेट बोर्ड की बुक क्या ऑथेंटिक है? क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने वो बुक को उस तरीके से डिजाइन किया है, वन ऑफ द टॉप बोलना चाहिए कि टीचर्स लोगों ने इसको डिजाइन किया होगा, कुछ सोच के डिजाइन किया होगा, चाहे स्टेट का हो चाहे एनसीईआरटी का हो। तो कुछ तो है। अगर मैं उस बुक को पढ़ा हूं, जिस बुक को मैंने पहले पास्ट में देखा हुआ है, उस बुक से मैं स्टार्ट करता हूं, तो मेरा 80% तो उसमें से हो जाता है, 20% के लिए बस इधर उधर भटकना है ना। तो मैंने हमेशा से बोला, स्टार्टिंग से मैंने बोला, अप्रोच वो होना चाहिए कि मुझे क्या गेन हो जाएगा उसमें से, जो अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या गेन हो जाएगा।
तो मेरे पास हो सकता है पुरानी जो 10th की, या मेरा जो भाई बहन जो भी पढ़ रहा है उसकी बुक, चल बाद में पढ़ते रहना, मेरे को देखो बुक है ना, तो वैसा नहीं करना। उसका एग्जाम रहेगा उसके बाद बुक ले लेना उससे। तो उस बुक से ना आप पढ़ो, आपको ना फील आएगा क्योंकि आप उसी से पढ़े हो, है ना। अपने आप पे जब जितना बर्डन डालोगे ना उतना तेजी से भागोगे आप, है ना। हम इस बार जब बुक पढ़ रहे हैं ना उस बार समझ के पढ़ रहे हैं, और इस बार एग्जाम का प्रेशर नहीं है कि 12th पास करना है, 11th पास करना है, 9th पास करना, नहीं। इस बार ये है कि मुझे उसको समझना है। तो देखो ये एग्जाम आपके माइंड में टारगेट तो रहेगा कि आपका फरवरी हो या जून हो, आपका एग्जाम होगा, है ना। आपके माइंड में टारगेट है फरवरी, स्टेट पीएससी के लिए फरवरी और यूपीएससी के लिए मई या जून, वो टारगेट तो है। बट इनिशियली पहले फील लो उसका, एकदम ऐसे जंप मत करो रश जैसा कि एकदम हाँ पढ़ना चालू करो, ये बुक पढ़नी है वो पढ़ना चालू कर दे, नहीं, फील करते हुए पढ़ो उसको, है ना। बढ़िया कूलर चालू करो, ठंडी हवा लो, आराम से टिको, और ऐसे लाइक अ स्टोरी बुक, जैसे हिस्ट्री को पढ़ो, हिस्ट्री को लाइक अ स्टोरी बुक पढ़ो पहली बार में। एक बार फील आ गया ना, मजा आ गया, उसके बाद उसको रिटेन पे फोकस करो, रिटेंशन पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना है पहली बार में, पहली बार में नोट्स नहीं बनाना, पहले बस समझना है ना। दूसरी बार में या तीसरी बार में नोट्स बनाना है। तो पहला बार में जो बुक से आपने पढ़ा है वहां से पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े हो तो गो विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सब हो गया, इसके बाद जब आप पूछोगे कि हाँ सर मैंने एक रीडिंग ले लिया, अब मैं कहाँ से पढ़ूं, तो मैंने बोला ठीक है, आपको हिस्ट्री का एक फीलिंग आ गया। अब 3 स्टैंडर्ड बुक है जिससे आपको पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री का जो होता है, तो एंशियंट हिस्ट्री के जो पुराने एनसीईआरटी के जो राइटर थे, है ना, वो लोग जो हैं जैसे रामचंद्र, रोमिला थापर, ये लोग जो है ना, विपान चंद्र, ये 3 लोग ने अपनी बुक भी बना के रखी हुई है, अपनी बुक भी बना के रखी है। मतलब क्या है, ये लोगों ने एनसीईआरटी के लिए बुक तो लिखा था, प्लस इन लोगों ने अपनी भी बुक पब्लिश करवाया। तो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक भी मिल जाती है नेट पे, या तो डाउनलोड कर सकते हो या तो हमारे यहाँ से ले सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक भी मिल जाती है, और उनकी एडवांस बुक जो है, जो कि एक्चुअल में पब्लिशर ने पब्लिश किया, वो वाली बुक भी मिल जाती है। जैसे विपान चंद्र की आप ओल्ड एनसीईआरटी में जाओगे वहां पे भी मिल जाती है, और विपान चंद्र की आपकी आधुनिक भारत का इतिहास खोजोगे तो वो भी मिल जाती है। तो ये जो बुक्स हैं, ये 3 राइटर्स जो हैं, है ना, राम शर्मा और ये क्या रोमिला थापर एंड ये क्या बोलते हैं विपान चंद्र, तो ये 3 लोगों ने जो बुक लिखी है, ये लोग बहुत एक्सपर्ट है अपने राइटर हिस्ट्री में। तो इनकी बुक आपको पूरा फील देती है। बट हमको तो एग्जाम क्लियर करना है, तो अब क्या किया जाए। तो इसके लिए हिस्ट्री का जब फर्स्ट रीडिंग करते हो उसके बाद क्या करो पता है, वो अरिहंत की जो बुक मैंने बताया, उस अरिहंत की बुक से एमसीक्यू सॉल्व करो। क्या होगा, अरिहंत की बुक का एमसीक्यू जो है नहीं बनेगा, आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए। नहीं बने फिर भी आप उसको समझो कि कौन कौन सा आंसर कैसा होगा। आंसर देखो, अच्छा इसका ये आंसर है, आंसर देखो, अच्छा ये आंसर है। अब सेकंड राउंड में हिस्ट्री को पढ़ो, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो 3 बुक मैंने बताया उससे पढ़ो। अब इस बार जब पढ़ रहे हो ना, तब आपको पता है इस एरिया से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस एरिया से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब उस समय जब पढ़ रहे हो ना, तब उस समय नोट्स बनाओ हिस्ट्री के लिए, है ना। कि पहला रीडिंग मैंने स्टोरी जैसे पढ़ लिया, इसके बाद मैंने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश किया। एमसीक्यू देखने से क्या बेनिफिट हुआ कि मुझे अंदाज हो गया अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने बुक पढ़ा, अब इस बार थॉरो स्टडी होगा अच्छे से, और नोट्स बनाते बनाते, और नोट्स मैं उस चीज का बनाऊंगा जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए नोट्स का इंपॉर्टेंस तब है जब आपने एक्चुअल बुक का 10% का नोट्स, एक्चुअल बुक का 10% नोट्स बनाया। अब एक्चुअल बुक का 100% का नोट्स बना दिए तो फिर बुक्स पढ़ना या नोट्स पढ़ना दोनों में डिफरेंस क्या रह गया। इसलिए बुक्स नोट्स हमेशा से कंसाइज होना चाहिए, एकदम छोटे होना चाहिए, और हर पर्सन का नोट्स अलग अलग होता है। क्यों, आप उस चीज का नोट्स बनाओगे जो चीज आपको नहीं पता है ना। तो आपने जैसे सपोज आपका मिडिवल हिस्ट्री कमजोर है, आपने मिडिवल हिस्ट्री का ज्यादा थॉरो नोट्स बनाया, आपने अपना नोट्स किसी और को दे दिया, उसका मिडिवल स्ट्रॉन्ग था, उसने जबरदस्ती उस नोट से पढ़ रहा है, भाई उसका तो ऑलरेडी चीजें पता है। देखो जद्दोजहद उसी चीज में है जो चीज नहीं पता है, जो चीज पता है उसका नोट्स क्यों बनाओगे, isn't it? तो इसलिए क्या है, नोट्स उस चीज का बनाओ जो चीजें आपको नहीं पता है, या तो आपको लगता है कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है सबसे पहले, सेकंड लेवल पे आपने एमसीक्यू सॉल्व करके देखा है। तो हिस्ट्री को बिना एमसीक्यू के कभी अटेम्प्ट मत करो। पहला रीडिंग कर लो जल्दी से 2-4 दिन में, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं ना,
2-4 दिन में सारी बुक खत्म कर दो, हो जाती है आराम से। बच्चे वाली बुक है जो मैं बता रहा हूँ, है ना, उसको आप रीडिंग करो ना, बस आपको स्टोरी जैसे पढ़ना है। आप देखो, आप एक मैगजीन लेके आए, वो सब आता है ना, वो पहले पास्ट में वो आता था बच्चे लोगों का, सुपर कमांडो ध्रुव वगैरह आता था, चाचा चौधरी वगैरह आता था, तो वो सब मैगजीन लोग ना किराए से लेते थे 1-2 रुपए का, और रात भर में खत्म कर देते थे, है ना। लाइक द सेम वे, आप पहला जो रीडिंग कर रहे हो ना, उसको जितना जल्दी खत्म करना है कर लो। कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें नहीं रहेंगी, पर आपको फील आ जाएगा कि हाँ मेरे हिस्ट्री का ऐसा सा हुआ, वैसा सा हुआ, ठीक है ना। माइन्यूट चीजें श्योरली मिस हो जाएंगी उस समय, पर जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तब आपको माइन्यूट चीजें रहेंगी। तो हिस्ट्री के लिए जो मैंने बताया, ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए वैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आधुनिक भारत में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो समय भी आपको ज्यादा देना है। बट यूपीएससी के लिए आई विल नॉट से कि मॉडर्न हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूपीएससी ना पहले मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन करता था, बट अब उसको ना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा अचानक से। ये कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह जो हुए थे ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मिडिवल में तो मिडिवल ना होके एंशियंट हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो यूपीएससी वाले हैं, तो यूपीएससी वाले एंशियंट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है आपको, और स्टेट पीएससी वाले मॉडर्न को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी से में से भी क्वेश्चन आएंगे, पर मॉडर्न आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जो बुक्स मैंने बताया था, एक तो एनसीईआरटी की बुक, बट ट्रस्ट मी एनसीईआरटी की बुक जो न्यू है दैट इज नॉट वेरी गुड। बस एक रीडिंग करके दोबारा मत देखना उसको, ठीक है। इस उससे बेटर है ओल्ड एनसीईआरटी। ये सारी जो बुक बता रहा हूँ ना, ये 60, 70, 80 रुपए की है, अगर सही जगह से खरीदोगे। एनसीईआरटी को ओरिजिनल सेंटर से खरीदना, ऐसा नहीं कि किसी भी बुक स्टोर से जाके खरीद लिए, वो आपको सेकेंड हैंड को उससे ज्यादा प्राइस में बेच देंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ये दो बुक जो है ये काफी अच्छी बुक है। इंग्लिश मीडियम वाले एंशियंट मिडिवल को और मॉडर्न को, एंशियंट मिडिवल को पर्टिकुलरली, वो तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक से पढ़ना। एंशियंट मिडिवल को तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से पढ़ना, और मॉडर्न को स्पेक्ट्रम से पढ़ना, इंग्लिश वाले। तमिलनाडु हिस्ट्री बुक, ऐसा नहीं कि तमिल में लिखा है, बस इंग्लिश की है वो बुक, वो भी नेट पे फ्रीली डाउनलोड हो सकती है आराम से, बस पीडीएफ मिल जाती है, प्रिंट आउट करा लो, हो गया आपका काम। एंशियंट मिडिवल उसी में सो जाता है। तमिलनाडु हिस्ट्री बुक बहुत अच्छे से सिक्वेंशियली दिया, विद इंटरेस्ट सारा चीजें हैं। तो ये दो बुक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक होती है, इसको पढ़ना है। स्पेक्ट्रम बुक आपको फील नहीं देगा पढ़ने का, पर स्पेक्ट्रम बुक से क्वेश्चंस बनते हैं। दोनों में डिफरेंस है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके स्पेक्ट्रम से बनेंगे। तो स्पेक्ट्रम जो बुक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, वो इंग्लिश की भी आती है, हिंदी की भी आती है। तो स्टेट पीएससी वाले भी इसको ले सकते हैं, यूपीएससी वाले भी ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द क्या अच्छी बुक है ये। यू शुड फॉलो स्पेक्ट्रम बुक, इसमें से आपके क्वेश्चन हिलेंगे। फील आएगा आपको वो वाले ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक से फील आएगा, ठीक है। या तो आपको 3 जो ओल्ड राइटर मैंने बताया, बिपान चंद्र और ये सब, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री को विदाउट एमसीक्यू नहीं करना है, एमसीक्यू चाहिए। और एक चीज और करना, जो लोग यहाँ पढ़ते हैं तो वो लोग ना हिस्ट्री थ्रू मैप्स की एक बुक रखी है यहाँ पे, हिस्ट्री थ्रू मैप्स। क्या होता है ना, जब हम लोग हिस्ट्री का में जब ये पढ़ते हैं ना, जनपदा के बारे में, मगध ये था, बोलना चाहिए कि पाटलिपुत्र इधर था, वो सब जो पढ़ते हैं, जब उसका ना रीजन्स देखते हैं ना, इंडिया में कौन कौन सी जगह पे था, है ना, ये चोल किधर पे थे, पांडे किधर पे थे, तो वो उसको मैप से देखते हो ना, तो ज्यादा अच्छे से मेमोराइज होता है। और अगर आप ना हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो, और अगर आप मैप से लिख रहे, मैप डाल के आप बता रहे हो उस लोकेशन को, ट्रस्ट में आपका आंसर बेहतरीन होने वाला है, आपके मार्क्स बेहतरीन होंगे। देखो, 3 टाइप की लड़ाई होती है। पहली लड़ाई होती है जिसमें मैं बस अपने आप को बचाने के लिए लड़ता हूँ, जिसको प्रोटेक्टिव बोलते हैं, डिफेंड करने के, है ना। दूसरा ये होता है, मैं अपने आप को जज करने के लिए लड़ता हूँ। दोनों में डिफरेंस है। एक तो बचाने के लिए लड़ता हूँ, क्योंकि कोई चीज मेरे ऊपर आ गया, जैसे पास में एक राजा ने दूसरे राजा पे अटैक किया, तो जो अटैक किया वो दूसरे पर्पज से आया था, पर जिसके ऊपर अटैक हुआ वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ेगा। सेकंड लेवल पे ये है कि अपना
वर्चस्व बनाने के लिए, वर्चस्व क्या है, जैसे दो टाइगर लड़ते हैं, दोनों टाइगर ऐसा नहीं है कि उनको वो क्यों लड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि इस एरिया का किंग मैं हूं तो लड़ाई करना है हमको। तो ऐसा नहीं कि सामने वाला छोटा है या मैं उससे बड़ा हूं या मैं छोटा हूं वो बड़ा हूं, पर अपने आप को जज करने के लिए लड़ते हैं। और तीसरा वो होता है जो कि अटैक करने के लिए आया था, जो राजा किस पे, वीक वाले के पर अटैक करने के लिए आया था। तीन टाइप के हुए ना। हमको वैसा राजा नहीं बनना है जो कि अपना टेरिटरी को ही बचाते रहे, है ना। अरे इसमें से क्वेश्चन कर देगा तो क्या होगा, उसमें से क्वेश्चन कर देगा तो क्या होगा। अरे भाई आप अपना टेरिटरी बचाते रह जाओगे, है ना। लड़ाई ऐसा करो जिसमें आप दूसरे के रीजन में जाके अटैक करो। तो तरीका यही है ना। तो प्रोटेक्टिव लड़ाई नहीं करनी है कि बचाने की लड़ाई करना है अपने आप को, नहीं। दूसरा, अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लड़ाई करना है कि भाई मैं राजा हूं फिर वो राजा है। देखो मैं 1 नंबर से चूक गया, भाई चूक गया, तुम 10 नंबर से चूको या 1 नंबर से चूको, तुम चूक गए, खत्म, है ना। यू हैव क्लियर्ड और नॉट, दैट्स द ओनली क्वेश्चन अभी चाइल्ड विल बी आस्किंग, है ना। 10 नंबर से आपका बचा या 1 नंबर से बचा, कोई नहीं देखने वाला, ठीक है ना। सो बराबरी के लिए भी नहीं लड़ना है। तीसरा, अटैक करने के लिए। अब आने दो कहीं से भी क्वेश्चन, आई एम वेल प्रिपेयर्ड। ऐसा भी डोमेन आता है, जैसे आप कोई ना कोई जगह पे ऐसे ही राजा होगे, हो सकता है कोई बैट्समैन अच्छा होगा, उसको उसके लिए क्या होगा, कोई भी बॉलर कोई भी बॉलिंग करे, देख लेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, आपका कोई ना कोई ऐसा जोन है जिसमें आप उस समय उस तरीके से लड़ते हो जिसमें आपको पता है कि आने दो यार, देख लिया जाएगा करके। तो वो लेवल इस एग्जाम में भी आना चाहिए, है ना। टेरिटरी नहीं बचाओ अपना, ये हाँ प्रोटेक्ट ही करते रहो अपने आप को, ठीक है ना, अटैक करना है। तो ये है इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बताया मैंने, ठीक है। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पॉलिटी, है ना। राजनीति शास्त्र बोल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारत की राजनीति। एक्चुअली राजनीति राज्य व्यवस्था, है ना। तो ये क्या है पॉलिटी, देखो क्या है, जब आप गवर्नमेंट जॉब में आओगे तो उस समय ये होता है कि हमारे पास कितना पावर है, किसको अप्रोच किया जाए, सीएम मेरे साथ क्या कर सकता है, पीएम क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, गवर्नर क्या कर सकता है, आप पुलिस का क्या रोल है, डीएम का क्या रोल है, हर चीज आपको जानना चाहिए। खैर मुझे उस पर नहीं आना है क्योंकि उस बारे में मैं पहले के ओरिएंटेशन क्लास में बात कर चुका हूँ। मैं अभी बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बुक कौन सी पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। तो पॉलिटी का अप्रोच ना हिस्ट्री के अप्रोच के जैसा ही होता है ना। पॉलिटिक को पहली बार में आपको सिंपल रीडिंग करनी है, जैसे हिस्ट्री के साथ किया वैसे ही पॉलिटी के साथ सिंपल रीडिंग करनी है। जरूरी नहीं कि कुछ चीजें याद रहे नहीं रहे, वो पेन नहीं लेना है कि याद रहे नहीं रहे। जब भी वो पेन लेने लगोगे ना, इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा, ट्रस्ट में, है ना। मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर वो चीज को पेन लेने लगोगे इंटरेस्ट आपका खत्म होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मुझे बस याद रहे, मुझे बस समझना है, फील लेना है। अब पॉलिटी को कहाँ से पढ़ा जाए, अगेन मैं फिर से वहीं पे जाऊंगा। पॉलिटी के लिए मुझे एनसीईआरटी पे जाना है, और स्टेट का जो दिया है, जिसने स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, वो भी अपने सिविक्स जो बोलते थे वहां से पढ़ो उसको। अब क्या पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो उसको, क्यों पता है, देखो आपको पहले स्टार्टिंग से ऊपर से लेके नीचे आना है या नीचे से लेके ऊपर जाना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े, फिर पार्लियामेंट के बारे में, संसद के वगैरह के बारे में पढ़े, फिर इसके बाद अपना उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े, है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में पढ़े, फिर लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, इन लोग के बारे में पढ़े, फिर नीचे आए, फिर आपने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, ये सारे करके नीचे पहुंचते हो। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़े, हाई कोर्ट पढ़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़े, सेशन कोर्ट पढ़े, ये सारा चीज करते हैं। तो चलो अप्रोच को चेंज करते हैं। अप्रोच को कैसे चेंज करते हैं, अगर मैं शहर में हूँ या गांव में हूँ, उनमें से किसी एक जगह में हूँगा। इफ आई बिलोंग टू सिटी, मैं सिटी में जहाँ पे रहता हूँ, तो आपने देखा होगा कि म्युनिसिपैलिटी बोला जाता है, कभी नगर निगम बोला जाता है, कभी नगर पालिका बोला जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये महापौर मेयर का इलेक्शन, ये क्या होता है।
है ना, इनको क्या पावर होता है, मैं क्यों ना वहां से स्टार्ट करूं, जो चीज मुझे समझनी है क्यों ना मैं वहां से स्टार्ट करूं। तो मैं सिंपल, मैं मेरी जो बुक है ना, कहाँ से, जो मेरी स्टेट बोर्ड की बुक है या तो एनसीईआरटी की बुक्स जो है पॉलिटी की वो अच्छी है, जो नई एनसीईआरटी की बुक है ना पॉलिटी की वो अच्छी है, जैसे हिस्ट्री के लिए अच्छी नहीं थी, न्यू एनसीईआरटी अच्छी है। तो मैंने सिंपली 2 बुक है पॉलिटी की, उससे पढ़ना चालू किया, और उसमें भी कौन सा चीज, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, है ना, नगर या सिटी जो वो है, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है वहां से पढ़ना चालू किया। कई बार ना पोस्ट निकलता है, देखना, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, सीएमओ, ये सब का पोस्ट निकलता है, और आप भर भी देते हो, आपको पता नहीं है आपका रोल क्या है उसमें, है ना। हमको तो ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब को कुछ भी निकले भर देते हैं ऐसा, तो वैसे ही क्या हम लोग क्या, पता भी नहीं है कि इसको रोल क्या होगा। तो खैर, तो हम वहां से पढ़ना चालू करते हैं कि भाई ये महापौर है, करता क्या है, ये जो पार्षद जो है ना, वो क्या करता है ना, वो पार्षद कैसे इलेक्ट होता है। तो हम अपना क्वेश्चन पहले रेज किए, तब हम लोग उस पे प्रश्न, तब हम लोग उसके बारे में पढ़े। तो पॉलिटी को ना थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ो कि पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करो। अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लग गया, तो भाई इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, तो मैं सीधा इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ूं। अब ये सारा चीज को खोजने में एनसीईआरटी में डिफिकल्टी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बुक खरीद सकते हैं, और वो बुक में सारा चीज मिल जाता है, और वो है लक्ष्मीकांत। तो ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है, ये इतनी अच्छी बुक है, इसमें आप जैसे आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना, सीधा आप गए, है ना, चुनाव के बारे में पढ़े, कैसा इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन का पावर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहाँ मेंशन किया गया, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिया। हो गया मेरा खत्म, आज का दिन भर का कोटा खत्म हो गया, बस मैं जाके सो गया। क्या हुआ, कितना अच्छे से आपको वो चीजें याद रहेंगी, सोचो। जैसे क्या है, आप घर में क्या है, सोचते हो कि पहले आज केक बनाती हूँ, केक बनाना है या केक बनाता हूँ, ये बनाने के लिए आप क्या करते हो, रेसिपी खोजते हो। तो पहले टारगेट क्या होता है कि केक बनाना है, ये तो नहीं है कि आज मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए पहले भात बनाओ, भात का रेसिपी देखा, फिर दाल का रेसिपी देखा, फिर तड़का लगाने का रेसिपी देखा, फिर सब्जी का रेसिपी देखा, और इसके बाद लास्ट में स्वीट का रेसिपी देखा। अरे भाई वो सब छोड़ो ना, वो सब तो पता है, आप सीधा, आपको जो बनाना था, केक बनाना था ना, केक का रेसिपी देखो, देखने में मजा भी आ जाएगा, खाने में भी मजा आएगा, दोनों चीजें हैं। सेम चीज मुझे आज क्या जानना था, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना था। इलेक्शन कमीशन इज द पार्ट ऑफ माई सिलेबस, यस इट इज द पार्ट ऑफ माई सिलेबस, लेट्स गो फॉर इट, चलो उसके बारे में देखते हैं। तो मैं उसके बारे में सारा चीज देख लिया। रोज का रोज ईडी न्यूज में आता है, बड़ा परेशान करता है, ये ईडी है क्या करके, है ना, प्रवर्तन निदेशालय लिखा रहता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लिखा रहता है, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, कौन क्या करता है, क्या सारा चीज, तो वो सारा चीज है ना। तो मैं क्यों ना ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मैं पढ़ाई करूं, और ऐसा पढ़ाई करने का बेनिफिट भी है, एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन आएगा, क्यूरियोसिटी रिजॉल्व होगी, तीसरा क्वेश्चन भी तो ऐसे ही आने हैं। आपको थोड़ी ना पहले पूछेगा कि पहले बताओ स्टेट असेंबली इलेक्शन का क्या होता है, फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा, ऐसा सिक्वेंशली तो कोई पूछने वाला नहीं आपको, आपको तो उठा उठा के पूछेगा कहीं से। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़े अच्छे से, और उसी के बाद आपने इसको उसी से क्वेश्चन आ गया, वेल एंड गुड। तो व्हाई शुड नॉट वी बी चेंजिंग अवर अप्रोच। हाँ, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे आप ना वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहले पढ़ो और प्रेसिडेंट के बारे में बात करो। क्यों पता है, क्योंकि प्रेसिडेंट पढ़ोगे तब वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर कर पाओगे, तो उसको ऐसा नहीं पढ़ा जाता। तो कुछ चीजों को सिक्वेंशियली पढ़ा जाता है, और कुछ चीजों को टॉपिक वाइज पढ़ा जाता है, और इसी को यही बताने के लिए हम लोग आए। बताए ना पहला चीज मैंने कहा, व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है, इसी चीज के लिए हम लोग आए। तो खैर, तो लक्ष्मीकांत से क्या करना, लक्ष्मीकांत से उठाना, तो पढ़ना चालू करना। अब उसमें एक और प्रश्न होता है, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो क्वेश्चन पेपर सिलेबस तो है आपके पास, वो तो है, और प्लस टीचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप का आ सकता है, ये सारा बताने के लिए। तो पॉलिटी का मैंने बताया, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, ठीक है ना। अगेन हिस्ट्री और हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ ये चीज है कि जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा ना, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लो, है ना। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको समझ आएगा कि भाई मैं अभी तक पढ़ रहा था वो क्या क्वेश्चन पूछा है ना। तो ज्योग्राफी में मैंने ये नहीं बोला था कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो, पर हिस्ट्री एंड पॉलिटी के लिए मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आप किसी चैप्टर को बिना एमसीक्यू के छोड़ दिए, तो मतलब मछली तो खा गए पर पानी नहीं पिया शायद, है ना। तो यही चीज है, तो इसलिए क्या है, दोनों चीज आपकी जरूरत है,
कि आपको उसको सब्जेक्ट भी पढ़ना है और उसको डाइजेस्ट भी करना है, और डाइजेस्ट करने के लिए एमसीक्यू से करना है। तो पॉलिटिकली सिंपल एक बुक, लक्ष्मीकांत, कुछ नहीं जाओ इधर उधर, कुछ नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तीसरा सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है बताया। चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अगर देखा जाए सारे स्टेट पीएससी यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट हो गया। खैर स्टेट पीएससी में वेटेज अभी कम है छत्तीसगढ़ पीएससी में, बट इसका वेटेज बढ़ने वाला है, और नहीं बढ़ाएगा तो गलत है, वो बढ़ाएगा ही। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाए, तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का तरीका ये है कि स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। अर्थव्यवस्था भी ना स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए दो बुक आती है एनसीईआरटी की, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें से सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेरे ख्याल से क्लास 12th या 11th की बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करना है भाई, 60-70 रुपए वाली बुक, उससे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, लक्ष्मीकांत महंगी बुक है, 500-600 रुपए की बुक है, पर एक ही बुक बोला ना। तो कौन सा बताया मैंने, हाँ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम बिगिनिंग से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की वो जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिख देता हूँ, ये सारी बुक्स लिस्ट भी दे देंगे आपको, तो उसमें से देख लेना। तो इकोनॉमी को उससे पढ़ना चालू करना। इकोनॉमी के साथ थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होती है कि आपको ना टीचर चाहिए एक्चुअल में, थोड़ा सा ना, जिसका इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है ना, उसको थोड़ा समझने में समय लगता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में आप जब भी वो पेज देखते हो, आपको शेयर मार्केट देखते हो, फिर अदानी ने ये पोर्ट खरीदा, वो करे, ये सब इंडस्ट्रीज का डेटा आया, महंगाई दर बढ़ी, तो गोल्ड का रेट कम हो गया, बढ़ गया, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई ने बताया कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट हो गया। ये सब चीजें होती क्या है, तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन की, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कोई पढ़ाने वाला चाहिए रहता है। फिर भी अगर आप अपने से करना चाहते हो तो वो बुक से स्टार्ट करो, जितना समझ आए, क्योंकि क्लास 12 की बुक तो है। तो इकोनॉमी के लिए इस तरीके से आपको करना है। आप जब क्लास करोगे तो एकदम बिगिनिंग से हम लोग बताएंगे कि आपको स्टार्टिंग से, मतलब जिसमें आप कुछ भी नहीं पता है वहां से स्टार्ट करेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वहां से बोलते हैं, वहां से स्टार्ट किया जाए। तो खैर, तो इकोनॉमी के लिए वो जो बुक बताया मैंने, दूसरी बुक क्या है, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो ना एक्चुअली बहुत तेजी से चेंज होता है। जैसे अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अभी पढ़ा है ना, 2-4 महीने में हो सकता है उस कमेटी में कुछ चेंजेस आ जाए। जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत सारे इकोनॉमी में चेंजेस आए हैं, है ना। सेबी क्या होता है, IRDA क्या होता है, ये सारा जो है, ये सब के बारे में ना काफी चेंजेस, रूल्स चेंज होते रहते हैं। फॉरेन का इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आता रहता है लगातार। तो इसके लिए ना एक तरीका है, और वो ये है कि जैसे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पकड़ो, न्यूज़पेपर में जैसे उसमें आया न्यूज़पेपर में कि फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ, वित्तीय वर्ष जो है अभी खत्म हो गया, आप जान रहे हो, है ना। तो इसके बाद अगर आया कि शेयर मार्केट में ये उठ गया, शेयर मार्केट उठ गया सपोज, तो इसमें सेबी ने ये कहा, वैसा ऐसा करके लिखा। तो हम क्या करें, एक छोटा सा लाइन पकड़े, सेबी ने ये कहा, ये है, तो इसके बाद सेबी के बारे में पढ़े, है ना, शेयर मार्केट के बारे में पढ़े। तो क्या है, जब सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उससे पहले हमको शेयर मार्केट का चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो ये जो शेयर मार्केट वाला जो चैप्टर है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे का आरबीआई और बैंकिंग को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से नहीं समझा जा सकता, पर ज्यादा अच्छा है कि आप पूरा वित्तीय व्यवस्था को समझो, फाइनेंशियल चीज को समझो, तब समझो। तो क्या है, ये अपोजिट अप्रोच है, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर धीरे धीरे करके वो समझ आने लगता है। तो उसमें पेशेंस चाहिए। और अपोजिट तरीका जो है, मतलब जो रियल तरीका होता है, वो स्टार्टिंग से, कि क्या बैंक है, क्या आरबीआई है, क्या स्टेट बैंक है, ये सारी चीजों को समझना स्टार्टिंग से, वो चीज आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ना एक बुक आती है अरिहंत की मैक बुक, है ना, अरिहंत की मैक बुक, उसमें सारा चीज लिखा रहता है, पतली सी बुक है, उसमें सारा चीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, जो भी नया लेटेस्ट चीजें हो रही है। इकोनॉमी का जब भी आप अप्रोच करो ना, तो लेटेस्ट से लेना, कभी पुरानी बुक को नहीं लेना, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है।
तो वो बुक अच्छी है, इकोनॉमी का मैक बुक। वैसे इकोनॉमी के लिए जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए वो बुक क्या थी, ब्लैक कलर की आती है, सडनली स्किप फ्रॉम माय माइंड। इसका आता है टाटा मैकग्रा-हिल की आती है बुक, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, है ना। उससे आपको पढ़ना है, बहुत पतली सी बुक है। जो भी बुक मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा से थिन जो बुक होगा उसी को रिकमेंड करूंगा। वो बुक काफी है ना। टाटा मैकग्रा-हिल की बुक आती है, उसको आप देख लेना, दैट इज सफिशिएंट फॉर इंग्लिश मीडियम। और हिंदी के लिए अरिहंत की वो मैक बुक आती है, उसको कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद एक्चुअली इकोनॉमी ना उसके बाद चालू होता है। मतलब क्या है, ये जो न्यूज़पेपर में चीजें आ रही हैं, आर्टिकल्स आ रही है ना, उसको समझना इज द मेन चैलेंज। तो जब इसका समझ प्रॉपर होगा ना तब उसको समझो। इस बीच में एमसीक्यू वगैरह सॉल्व मत करो, क्यों पता है? क्योंकि ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पहले बनना बहुत टाइम लगता है। वो टाइम जब हो जाए ना, इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के साथ यही है, दो दो चीजें बताया, एक तो अरिहंत की मैक बुक बताया हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए मैंने बताया कौन सा, वो टाटा मैकग्रा-हिल की बुक, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की। ये 3 बुक्स आपको देखना है, तो तीनों बुक में से कोई भी जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आपको देखना है। और न्यूज़पेपर, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, ये चीजें क्या हो रही है क्या। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ये दोनों सेम कैरेक्टर के हैं, इसलिए जब पढ़ने बैठते हो ना तो ये दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मत लो, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को एक साथ मत लो। या तो इसको इसके साथ क्लब कर लो, इसको इसके साथ क्लब कर लो, या तो इकोनॉमी को इतिहास के साथ क्लब कर लो। इस तरीके से क्या करो, एक ज्योग्राफी एक पॉलिटी लो, या एक ज्योग्राफी हिस्ट्री लो। इस तरीके से 2 सब्जेक्ट को पैरेलली पढ़ना है। पैरेलली मतलब इधर ये बुक उधर वो बुक नहीं, है ना। पहले 1 घंटा इसको 1 घंटा इसको। तो ज्योग्राफी के साथ आपको करना है तो हिस्ट्री लो या पॉलिटी लो, इकोनॉमी के साथ भी ऐसे ही करो। लास्ट है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में भी चीजें ऐसी है कि जो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। एनवायरनमेंट करने का एक सिंपल तरीका है, करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर के टच में रहो। एनवायरनमेंट जिनका जूलॉजी वगैरह साइंस का सब्जेक्ट था उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। आजकल तो हर एक सब्जेक्ट, हर एक ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में या हर एक स्कूल में एनवायरनमेंट का पार्ट रहता ही है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डील कर रहे हैं अभी रिसेंटली, जो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, हमारे अस्तित्व से रिलेटेड है। इसलिए एनवायरनमेंट हर जगह डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसमें से इसमें इसको पढ़ना किससे है। तो एनवायरनमेंट का जो लोग बुक से पढ़ते हैं ना उनके लिए एक डिफिकल्टी ये है, क्योंकि क्वेश्चन ना करंट अफेयर्स से ज्यादा आते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट, एनवायरनमेंट एज सच बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। तो एनवायरनमेंट को ना बॉटम टू टॉप पढ़ो, पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ लो और उसके बाद पीछे जाते जाओ। यही सबसे अच्छा तरीका है ना। उसके लिए आप एलेक्सा या ओके गूगल को ट्रेंड कर दो, और जैसे ही आपने, जैसे क्लाइमेट समिट हुआ, पेरिस क्लाइमेट समिट, पूछो व्हाट इज पेरिस क्लाइमेट समिट। यूएनएफसीसी का सम्मेलन हुआ, उसे पूछो व्हाट इज यूएनएफसीसी, तुरंत से बता देगा एलेक्सा या ओके गूगल। उसको ट्रेंड करके रख लो अपने वॉइस के हिसाब से। तो इस तरीके से ना एनवायरनमेंट को सेपरेटली मत पढ़ो, एनवायरनमेंट को करंट अफेयर्स के साथ, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की पूरी बुक पढ़ लेते हैं और उसके बाद करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं। भाई क्वेश्चन तो उसी में से आने हैं, है ना। एनवायरनमेंट का तरीका यही है। इनफैक्ट इट मे हैपन कि आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है, फिर भी आपका एनवायरनमेंट में अच्छे मार्क्स आ गए, और इसका एक ही कारण है कि आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से किया। वैसे फिर भी आई विल सजेस्ट कि एनवायरनमेंट की आती है। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? राजगोपालन करके एक बुक है ना, एनवायरनमेंट के लिए, यू कैन रिफर दैट बुक, राजगोपालन करके, वो काफी अच्छी है। शंकराइज की बुक भी अच्छी है, दोनों में से कोई एक बुक को आप ले सकते हो एनवायरनमेंट के लिए, है ना। पर स्टिल आई एम सेइंग आप करंट अफेयर से अपोजिट पे जाओ। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। आप इतना पहले तो करो और करके देखो कि आपका कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे आपके। ये 5 सब्जेक्ट अपने आप में पिलर्स हैं। ट्रस्ट मी, आपका 60% to 70% आपका इसमें से होने वाला है। अब इसके बाद अदर चीजें क्या है, उसके बाद जो एसेंशियल चीज है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो,
अगर छत्तीसगढ़ पीएससी वाले हैं तो लोकल न्यूज़पेपर, यूपीएससी वाले हो तो इंडिया का नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, है ना। हिंदी मीडियम वाले हो तो जनसत्ता या दैनिक जागरण। और लोकल न्यूज़पेपर में वैसे छत्तीसगढ़ के लिए लोकल न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर वगैरह ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर इतना अच्छे नहीं है, पर दैनिक भास्कर रिलेटिवली बेटर है हिंदी के लिए। किसके लिए? स्टेट पीएससी के लिए, पर यूपीएससी के लिए आई एम नॉट सेइंग, है ना। तो ये सारी बुक्स हैं जो कि ये सारे जो न्यूज़पेपर हैं इसको आपको रेफर करना है। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। और उसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि आज पूरा खत्म करके ही तो चाय पीऊंगा, वैसा वाला नहीं करना है। उसको क्या करना है, 2-4 आर्टिकल पढ़ो। स्पोर्ट्स वाला अगर क्रिकेट वाला छोड़ सको तो छोड़ दो, है ना। बाकी स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर फिर भी आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना तो पढ़ लो, बट ये आईपीएल ये सब जो होता है उसका नॉर्मली क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही आते हैं आपको। वो सबसे हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये सब से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो आप अगर स्पोर्ट्स भी देख रहे हो तो आप इसमें से देखो। सबसे अच्छा होता है संपादकीय एडिटोरियल जो बोला है, फिर अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमी, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ होती हैं, वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका न्यूज़पेपर पढ़ना है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग हर दिन न्यूज़ का एनालिसिस दे देते हैं, हिंदी और इंग्लिश में जियो डेली करके, डेली का मैगजीन आता है और एक मंथली मैगजीन आता है जियो मंथली करके। तो उसमें आपका ये जितना भी न्यूज़पेपर है सबका एनालिसिस उसी में आ जाता है। एज वेल एज हमारा जियो आइज का एक ऐप है, उस ऐप में डेली का करंट अफेयर्स का रोज का रोज आता जाता है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका ये 5 सब्जेक्ट्स। अब चीज़ें ये है कि देखो आज फर्स्ट डे है, आज से स्टार्ट करना है आपको। तो डे तो खत्म हो गया, नाइट आ गया है। और एक चीज़ पर हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि डे का टाइम बढ़ता जा रहा है। कौन से? जब से ये 21 मार्च आया है तब से दिन बड़ा होता जा रहा है और रात छोटी होती जा रही है। तो दिन बड़ा है तो उसको यूटिलाइज करो। मतलब सिंपल थिंग ये है कि अगर जैसे अभी क्लास मेरी खत्म होती है 8 बजे, तो पहला चीज़ क्या किया जाए, सबसे पहले एक टेबल बनाया जाए। बनाया मतलब ऐसा नहीं कि फर्नीचर दुकान में जाके एक प्लेस बनाओ, वहाँ पे ना मस्त प्लेस बनाओ, खाली करो उसको, पूरा सारा चीज़ हटाओ और वहाँ पे जो आपकी स्टेट पीएससी या यूपीएससी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसको वहाँ पे अरेंज कर दो, प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दो। और उसमें कवर लगाना है, कवर लगा दो, क्योंकि आपको लंबा खींचना है, उसको रगड़ना है अभी, तो उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दो। पेंसिल वगैरह जो पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसका एक स्टेशनरी का बॉक्स वहाँ पे रख दो आपकी सुविधा के अनुसार। लेफ्टी हो तो लेफ्टी, राइटी हो तो राइटी, ठीक। तीसरा चीज़ आपका मैप, अपने टेबल के साइड में, राइट साइड में या फ्रंट साइड में मैप। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ सामने साइड में वर्ल्ड फिजिकल मैप, राइट साइड में इंडिया फिजिकल मैप, है ना। भौतिक भूगोल, भौतिक का मैप होगा और इधर पे विश्व का भौतिक मानचित्र होगा। ये हो गया। चेयर में सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चेयर एक अच्छा चेयर जिसमें आप थोड़ा सा लंबा बैठ सको, वेंटिलेशन हो पीछे से, है ना, थोड़ा सा ऐसा हो कि एयरी हो। तो आपको जिसमें भी बैठने में कंफर्टेबल लगता है, पर ऐसा करो कि लेदर वाला जिसमें हवा पास ना हो वैसा वाला मत करो, है ना। थोड़ा सा कपड़े वाला जो रहता है वैसा वाला यूज करो। प्लास्टिक के चेयर भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। लेंथ हाइट उतना रखो जितने में आपको लिखते और उसमें बनता है आराम से। अगर हाइट ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा चेयर यूज करना पड़ेगा, और कम हो रहा है तो आप तकिया लगाना पड़ेगा, है ना। तो डिपेंड करता है आपको कैसा लगता है, ठीक है। उस रूम को, जिस रूम पे आपने इसको रखा है, उस रूम को हवादार रखो, है ना, एयर ही रखो। ऐसा नहीं इसका मतलब परफ्यूम अगर छिड़के रखो, परफ्यूम इज द पोल्यूशन, है ना। तो अगरबत्ती या परफ्यूम डालते हो तो पोल्यूट करता है। तो इसलिए एक विंडो से हवा आने की जगह और एग्जॉस्ट या जाने की जगह, अगर नहीं है तो क्या करना, विंडो आने की जगह है, अगर जाने की जगह बहुत मोस्ट ऑफ द लोगों के यहाँ नहीं होता, तो छोटा सा फैन खरीद लेना। वो फैन आपका हवा पास करेगा उस रूम में, ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा सा आएगा। जितना अच्छा ऑक्सीजन आएगा आपका रिटेंशन ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। एक पेन सिलेक्ट करना होगा आपको, जिस पेन में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। वो पेन का रिफिल, मल्टीपल पेन्स खरीद के रखना है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा पेन अच्छा है, कैसा है। फिर A4 साइज का पेपर का एक बंडल रख लो,
A4 साइज का, है ना, एक बंडल खरीद लेना, रिम खरीद लेना, 250-300 का आएगा, है ना, उसमें और एक उसके लिए तख्ता जैसे, है ना, जिसमें आप उसको दबा के कर सकते हो। नोट्स ऐसे बुक्स में मत बनाओ, है ना, नोट्स मतलब नोटबुक में मत बनाओ कि एकदम क्लासमेट का वो ले आया रूल्ड वाला, वो सब मत बनाओ, ब्लैंक पे बनाना, ठीक है ना। तो ब्लैंक में बनाने से क्या होगा, आपका हैंडराइटिंग ऊपर नीचे ऐसा ऐसा नहीं जाता है ना, नदी बह रही है, पहाड़ चढ़ रहा है, वैसा नहीं होता है। तो आपको बस तो, और A4 साइज के पेपर में बनाने से क्या बेनिफिट होता है कि आप कभी एडिशन, हटाना, रिमूवल ये सब कर सकते हो। पेन ब्लू, ब्लैक एंड रेड पेन, नोट्स जब बनाओगे तो ब्लू ब्लैक ही यूज करना, रेड पेन आप अपने कुछ चीजों को मार्क करना है उसके लिए। टैग रखना, टैग ताकि जहां तक पढ़े उसके लिए टैग, या तो कुछ स्केल वगैरह रख सकते हो जहां तक आपने पढ़ा है। पढ़ने के बाद बुक को क्लोज करना प्रॉपर्ली, अदरवाइज वो ना डस्ट ले लेता है और जो पेजेस होता है वो येलो हो जाते हैं, बाद में पढ़ने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। डस्टी नहीं होना चाहिए वो जो एरिया है ना, वो उसको क्लीन रखना। फिर जहाँ पे आप बैठे हो, हवा ऐसा मत आए कि एकदम आंख में पड़ रहा है तो आपको नींद जल्दी आएगी। हवा ऐसा रहे कि आपको साइड से पड़े या थोड़ा सा दूर से पड़े, ताकि आपको ठीक रहे। सोने, जब अभी गर्मी का सीजन है, अगर पढ़ने बैठते हो तो नहा लो, अगर गर्मी का लगता है, अगर आपको बॉडी सूट करता है, नहा के बढ़िया से पढ़ने बैठो। नाइट खाओ ताकि थोड़ा सा बैठ सको पढ़ने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज मुर्गा बना तो आज हो गया, ऐसा नहीं। कोशिश करो सैटरडे संडे के लिए रखो उसको, वो सब चीजों को। बाकी दिन आप क्या करो, बढ़िया पढ़ने के लिए एक अच्छा सा जो खाने के लिए जो हल्का है, मतलब जितना भूख है 80% बस खाओ, क्योंकि आप रात को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो चगलते रहोगे बीच बीच में, है ना, वो सब के लिए भी चाहिए। पेट खाली रहेगा तो अच्छा लगेगा, खाने में भी मजा आएगा, है ना। कोशिश करो अगर घर में आलमंड आप वो ये भिगा सकते हो तो रोज आलमंड भिगा दिया करो, 2-3 आलमंड आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी मतलब पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, और उस हिसाब से 2-3 आलमंड को भिगा दो, मॉर्निंग में मस्त खा लेना, दैट्स द थिंग। तो ये है हम एक पूजा करने वाले हैं, और वो जो पूजा है वो पूजा ऐसी है जिसमें पहले तो हमको माइंड को क्लियर करना है, मन को साफ करना है। मन को साफ करने का सिंपल तरीका ये है, अदर थॉट्स को हटाना, दूसरा जो थॉट मैं चाहता हूँ वो थॉट को लाना, लेकिन ये चीज है कि अदर थॉट्स को हटा दो, जो भी सोच विचार है उसको हटा दो, और जो थॉट को आप चाहते हो उस थॉट को लेके चलो। ऐसा होगा कि आपको मल्टीपल चीजें आएंगी माइंड में कि उसने इतना अच्छा पढ़ाई किया, टॉपर बनना है, ये होना, बहुत सारे इतना हैपोसैटली तरीके से पढ़ाई नहीं करना, जैसे मैंने सिंपल बताया ना वैसे ही करो। अपने माइंड को एकदम क्लियर रखो, बस एक गुरु को रखो, एक शिष्य बन के रहो, ट्रस्ट योर गुरु, जो भी गुरु है उसको ट्रस्ट करो, है ना, और वो जो जैसे बताते जा रहे हैं उसको फॉलो करते जाओ। आज के लिए मैं गुरु हूँ, तो बस इतना जितना बताया है ना, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट, यहाँ से मैं आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हाँ, चीजें फिर और क्या है, डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा कम मिनिमाइज करना है। डिस्टर्बेंस का तरीका क्या है, जैसे मोबाइल का डेटा को ऑफ रखो, है ना। डेटा ऑफ रहने से क्या बेनिफिट होगा कि भाई किसी का व्हाट्सएप आ रहा है नहीं आ रहा है, या वो है, देखो आने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करना वो ठीक नहीं लगता, उससे अच्छा ना डेटा को ऑफ रखो, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि मोबाइल को साइलेंट रखो या बंद करके रखो, मोबाइल को दूर रखो, बस इतना कि आवाज आए या किसी का इंपॉर्टेंट कॉल है तो पता चल जाए, पर सामने रहेगा तो बार बार देखोगे आप। तो मोबाइल को ना दूर रखो, उसके जगह बल्कि अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैब जिसमें कॉल नहीं आता, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप रख सकते हो तो, ठीक है ना, वो रखो। और उससे भी अच्छा एक 1000-2000 का एलेक्सा का वो स्पीकर आता है, उसको बोलो, है ना, तो वो अपना रिस्पॉन्ड करते रहेगी, तो वो भी है। घर में इंटरनेट का कनेक्शन लगाने की जरूरत होती है, या तो आपके यहाँ डेटा अगर 1.5 GB का है तो दैट इज सफिशिएंट, वो चीजें हैं, ठीक है। कोशिश करो आइज पे प्रेशर मोबाइल के स्क्रीन का कम से कम रखो, नाइट में सोने के समय ना आइज का ना मोबाइल पे एक्सपोजर कम से कम रखो, नींद अच्छी नहीं आएगी तो अगले दिन की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो सोने से पहले ना थोड़ा मोबाइल को अवॉइड करो, अगर देखना है भी है मोबाइल का तो ब्राइटनेस को कम कर दो और 1-2 मिनट देख के बंद कर दो, ठीक है ना, ताकि किसी का नोटिफिकेशन जो भी आ रहा है उसको देख के बंद कर दो, पर एज सुन एज पॉसिबल नाइट के टाइम में। मॉर्निंग में तो ठीक है। और घर वालों को भी थोड़ा सा मतलब जो भी डिस्कस करना है वालों को, तो उन लोग आपस में उधर उधर करें, ऐसा मतलब ऐसा मत करना कि रूम को बंद कर देना और पढ़ाई करना है, क्यों पता है, इससे आपको एलिनेटेड फील होगा, ऐसा कि मैं दूर अलग थलग हूँ, वहां सब एंजॉय कर रहे हैं, वैसा वाला फील आने लगेगा ना, तो आपका पढ़ाई में मन हट जाएगा। आप उसी एनवायरनमेंट में रहो, जैसे मैंने बोला ना कि वहां पे सब लोग क्या कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है आपकी फैमिली में, कोई टीवी देख रहा है, ठीक है, आप भी वो इस समय देखो, पर जल्दी आ जाओ टीवी देख के, और उसके बाद अपना बुक्स पढ़ने लगो,
टेबल एंड चेयर में पढ़ने से ज्यादा लंबे तक पढ़ते हो। पर जैसे अगर लग रहा है कि अब मैं 10-15 मिनट में सोने वाला हूँ, तो आपको अगर हैबिट है कि हाँ थोड़ा सा कमर सीधा करने के लिए बेड पे पलट के ऐसे पढ़ रहे हो, नो इश्यू, नो इश्यू। पर वो ज्यादा देर का हैबिट नहीं हो पाता, फिर से आप चेयर पे नहीं आ पाओगे। चेयर से आप बेड पे गए तो सो ही जाओगे, तो बेड से वापस चेयर में नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो सिटिंग पोजीशन को प्रॉपर रखो, अपना बॉडी को टेम्परेचर सही रखो, वो सब छोटी छोटी चीजें हैं। पानी को एकदम ठंडा मत पियो और एकदम गर्म मत पियो, अभी फिलहाल कोई गर्म जरूरत नहीं है, ठंड के समय जरूरत पड़ रही है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी को यूज करो, है ना। तो ये है, बाकी तैयारी बस आज सोच लो 1 तारीख है, आज से मेरा कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, है ना। एवरी डे काउंट्स, हर दिन काउंट होता है, और वो ऐसा नहीं कि मैं दूसरों से आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि मुझे अपने से आगे बढ़ना है, मुझे इस जगह पे नहीं रहना जिस जगह पे मैं अभी हूँ, इसीलिए मैं फाइट कर रहा हूँ। और फाइट करने के लिए पहले अपने आप को रेडी करना है ना। दूसरे स्टेट के राजा पे अटैक करना है, तो इसके लिए अपने को उस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मैंने स्टार्ट बता दिया कैसे करना है। कल से हम लोग भूगोल की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। उसमें हम लोग देखेंगे कि पूरे अर्थ के बारे में समझेंगे, यूनिवर्स कैसे बना था, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के बारे में जो जो थ्योरीज आए थे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, मैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बुक का सब्जेक्ट आप लोग का लूंगा, और बाकी सब्जेक्ट दूसरे टीचर्स लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। हमेशा से इंटरेक्ट करते रहो, अच्छा लगता है बात करने में, जितने बात करोगे इतना भी बात मत करना क्लास डिस्टर्ब हो। क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, हर के माइंड में रहते हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाओ, क्वेश्चन करना, मजा आएगा। पर हाँ, मेरे सेंटेंस को खत्म होने के बाद क्वेश्चन करना, ठीक है ना। पूछो, कुछ पूछना है तो। अच्छा, थैंक यू प्रतिमा, थैंक यू अंजलि। तो आई होप, आई थिंक क्वेश्चन आपके नहीं है, तो जैसा भी होगा, है ना, कीप इन टच विद अस। हाँ बोलो कंचन, कंचन जो भी है बताओ। चलो ठीक है। सर मैं यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में हूँ। ओके, हाँ अंजलि, ठीक है, अच्छी बात है। यूपीएससी का एग्जाम देखो, इस साल तो मई में था, अभी जून में चला गया, पर अगले साल मई में होगा। तो एग्जैक्टली आपके पास देखा जाए तो 13 to 14 मंथ्स का टाइम है यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। तो तैयारी आपको जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से ही स्टार्ट करो, ठीक है ना। बाकी ओवर फोन भी आप लोग गाइडेंस ले सकते हो, है ना। तो मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, जहाँ से आपको नंबर मिला है वहाँ से आप नंबर ले लीजिएगा, जिससे क्या है कि कुछ छोटी छोटी जो दिक्कतें होती है वो दिक्कतें मैं रिजॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ देखो क्या है, कॉलेज के साथ ना एग्जाम को मैनेज करना कैसा होगा ये सोचते हैं हम लोग, क्योंकि देखो 12th के बाद हम लोग की आदत है कि हम सीरियस होते हैं कॉलेज के लिए, स्कूल्स के लिए, है ना। और स्कूल एंड कॉलेजेस के साथ कैसे आप एग्जाम को मैनेज करो, तो एक चीज मान के चलना कि देखो, कोई भी जो कॉलेज में एडमिशन लेता है ना, वो कभी फेल होके नहीं निकलता, वो पास होके ही निकलता है। तो कॉलेज में आप पास हो ही जाओगे, तो कॉलेज को सेकेंडरी रखो, है ना। प्राथमिकता, प्राइमरी चीज जो है वो आपका क्या है, वो आपका एग्जाम है, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे रियल स्ट्रगल है। तो क्यों ना जिस पे ज्यादा स्ट्रगल है हम उसकी तैयारी पहले से करें। तो क्या होता है, जैसे 6 सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं, अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम है तो एक सेमेस्टर में 6 महीने, उस 6 महीने में एक बार मिड टर्म होगा, जो मिड का एग्जाम होगा, और एक बार एंड टर्म होगा। दोनों समय आपका 2 महीने का नुकसान होगा, है ना। 2 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी, 2 महीने आपको कॉलेज के लिए तैयारी करनी होगी, बाकी 4 महीने आपके पास है। तो जैसे 4 महीने के हिसाब से मेरे पास 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर, अगर 3 साल का कोर्स है तो 24 मंथ मिलते हैं, मतलब 2 साल मिल रहे हैं 3 साल के कोर्स में, मुझे 2 साल की तैयारी का मिलता है, तो दैट इज वेरी गुड। अब कॉलेज की तैयारी का कैसे करना है, कॉलेज का आपको पीछे नहीं रह जाना है। कॉलेज का जैसे ही आप कॉलेज करके आए, है ना, अगर आप क्लास कर रहे हो तो क्लास करो, क्लास करने के आने के बाद सिर्फ 2 ही चीज ध्यान रखो। पहला चीज, कॉलेज में जो पढ़ाया गया है उसको एक घंटे में रिवाइज कर लो, और जो
क्लास में पढ़ाया गया उसको भी 1 से 2 घंटे में रिवाइज कर लो। अगर ये चीज करते जा रहे हो ना, तो आपका ना दोनों चीज मैनेज होते जाएगी, है ना। अगर आपको 2 घंटे से ज्यादा मिल रहा है, तब मैंने जो बताया बुक्स से पढ़ना, है ना, नोट्स बनाना, जैसे जैसे बताया वैसे करना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज को पूरा छोड़ना है, जितना छोड़ोगे उतना पेन करेगा बाद में। तो कॉलेज का जो पढ़ाया गया बस उसको रिवाइज कर लो, और कोशिश करो कि क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान दो, है ना। ध्यान रखना, जिसको ना यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीएससी की तैयारी घर पे करनी है, उसको कॉलेज की तैयारी कॉलेज में करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉलेज में बहुत अच्छे से ध्यान दो, और जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से नोट करो, और नोट्स में से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, आप जानते हो, है ना, उसको घर आके रिवाइज कर लो। तो जिसने कॉलेज का टाइम कॉलेज में रिवाइज कर यूज कर लिया, वो एग्जाम टाइम का जो प्रिपरेशन है वो घर पे कर पाएगा, ठीक है ना। अंजलि, देखो कॉलेज में 1 घंटे से ज्यादा मत दो पढ़ाई करने के लिए। अब कॉलेज में टाइम देना मतलब कॉलेज में तो जाना पड़ता है। अब कॉलेज में अटेंडेंस का चक्कर नहीं है, तो आप रोज के रोज जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा समझने वाला होता है, कॉलेज का भी ऐसा होता है, कुछ सब्जेक्ट समझने वाले होते हैं, तो उसमें आप कॉलेज जाया करें। और कुछ सब्जेक्ट्स जो ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद से पढ़ सकते हो, तो उसमें क्लास अटेंड करने की जरूरत भी नहीं है। पर देखो कॉलेज में जाने से क्या होता है पता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप कहीं पे एंगेज रहते हो ना, मतलब वैसे एंगेज नहीं ना, कॉलेज में जैसे एंगेज रहते हो, तो घर में जो टाइम मिलता है आपको लगता है बहुत कम टाइम मिला है, मेरे को इतने में ही पढ़ना है, तो घर का टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो पाता है। इसलिए जो लोग कॉलेज में जाते हैं, वर्किंग है, वो लोग घर का टाइम ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। एक तो फ्रेश माइंड हो जाता है, मस्त कॉलेज वॉलेज घूम के आए, दोस्तों से कैंटीन में समोसा बड़ा खा के आए, और घर में आके जब पढ़ाई करते हो ना, तो उसका एक अलग ये है। इसलिए ना देखो, कोई भी आदमी को 24 घंटे में 12 घंटे तो पढ़ाई कर नहीं सकता, है ना। तो 4-5 घंटा अगर कॉलेज भी चले गए, तो और इसके बाद 4-5 घंटा घर में दे दिए, तो देर इज नो इश्यू एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। पर 4-5 घंटा निकल जाता है कॉलेज से आने के बाद। ऐसा नहीं कि कॉलेज से आने के बाद थक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज में इतना ही मेहनत करो जितना से आपका घर में आके डिफिकल्टी ना हो, है ना, उतना ही करो। तो यस, कॉलेज का तो एवरेज लेवल पे रखो, एग्जाम को अच्छे से आगे बढ़ाओ, है ना। कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो वर्किंग है वर्किंग करो, है ना, पर घर आके जो टाइम है उसको ऑनेस्टली यूटिलाइज करो, ठीक है। एक चीज देखना, संडे वाला कंसेप्ट है, संडे के दिन हम सोचते हैं बहुत कुछ करेंगे, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिन भर का टाइम है, जिस दिन कम टाइम रहता है उस दिन ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो यही फैक्ट है, जब कम आपके पास टाइम रहेगा आप ज्यादा यूटिलाइज करोगे, तो इट्स गुड। सीजीपीएससी के लिए देखो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए 4 घंटा तो देना ही है, 4 घंटा देना है। मतलब अभी तो जैसे अगर अगले साल ही देना है तो 4 घंटा तो देना पड़ेगा, है ना। 3 से 4 घंटा एटलीस्ट रोज के रोज देना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, 30 घंटे का कोटा, 30 आवर्स का कोटा एक हफ्ते में करना है। अब आप कैसे भी करो, ठीक है ना। 30 घंटे का कोटा एक हफ्ते में करना है, अब आप कैसे भी करो। आप चाहे मंडे को ज्यादा पढ़ लो, ट्यूसडे को ज्यादा पढ़ लो, या सैटरडे को संडे को पढ़ लो, अगर आपको पीएससी एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम के ट्रैक में रहना है तो इतना तो करना ही होगा, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।